नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर संख्या 8 आप लोग के सामने है और यह जो क्लास है बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी है और डीएसएसबी पीजीटी के लिए भी है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो आपका बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, ठीक है, और ये आपका लेक्चर संख्या आपका क्लास 8 आपका है। ठीक है, इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, लेक्चर संख्या 8 और चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। कुल मिलाकर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित क्लास ले रहे हैं। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित ये आपका क्लास है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, दरअसल कक्षा 11 का जो पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ विषय, तो उसमें लेखन कला और शहरी जीवन के नाम से यह चैप्टर है। तो लेक्चर संख्या 8 आप लोग के सामने है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन लोगों को भी बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करना है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी मैं अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यही फोन पे नंबर है, यही पेटीएम नंबर है, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा और आपको कोर्स ज्वाइन करा दिया जाएगा। इसकी जो कोर्स की फीस है वो 1499 रुपया है। इसमें आप लोगों को कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मिलेगी, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स आप लोग को मिलेगा। यह हमारा नोट्स आप लोग दे सकते हैं, सब हैंड रिटेन नोट्स है आप लोग का। ठीक है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा हैंड रिटेन नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज, वन लाइनर सीरीज, सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 1499 रुपए की सीरीज है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर संख्या 8 मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मैं पूरा का पूरा आप लोग को नोट्स दूंगा, पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको दूंगा, लेक्चर्स वीडियो भी दूंगा और पीपीटी नोट्स भी दूंगा, टेस्ट सीरीज का भी पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम जब पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आप लोग को बता दी शुरुआती समय में। ठीक है, तो आज मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसका भौगोलिक स्थिति कैसा था, ठीक है, उसका भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति देखिए, आज जहां मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वह कहाँ था, तो यह आपका इराक गणराज्य। ठीक है, यह क्षेत्र जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह इराक गणराज्य का हिस्सा था। इराक गणराज्य में, मतलब इराक में यह सभ्यता थी। मतलब आज जो आप इराक देख रहे हैं, मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है इराक, तो वहां पर यह सभ्यता थी। ठीक है, इराक गणराज्य का क्या था, हिस्सा था मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, यहाँ हम एक मैप बनाने का प्रयास करते हैं जहाँ से आप लोग को मेसोपोटामिया का एक जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। आमतौर पर इसका जो मैप था यह आयताकार था, ऐसे करके था। ठीक है, ऐसे आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से। जैसे मेसोपोटामिया जो था वो दो भागों में डिवाइड था। ठीक है, यह आपका क्या था, यह दक्षिणी भाग था और यह आपका उत्तरी भाग था मेसोपोटामिया का। जो उत्तरी भाग, जो आपका उत्तरी भाग है, इसे आपका असीरिया कहा गया है। असीरिया, उत्तरी भाग को असीरिया कहा जाता था और दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाता था। बेबीलोनिया, ठीक है, दक्षिणी भाग को कहा जाता था बेबीलोनिया। बेबीलोनिया कहा जाता था। ठीक है,
तो यह इसका क्या था, यह एक तरह से नक्शा समझिए, यह उत्तरी भाग है और यह दक्षिणी भाग है। और दक्षिणी भाग को सुमेर या अक्कड़ कहा जाता था। इसे आपका सुमेर भी कहा जाता था, सुमेर या फिर अक्कड़ भी इसका एक नाम था। ठीक है, सुमेर या अक्कड़ कहा जाता था। इसे बेबीलोनिया भी कहा जाता था और इसे कहा जाता था असीरिया। ठीक है, ये जो दक्षिणी भाग था, यह क्या था, शहरी था। यह भाग शहरी था और यह रेगिस्तानी भाग था, ठीक है। यह इसी भाग में कृषि कार्य भी होता था। अब आप सोचेंगे कि भाई कृषि कार्य कैसे हो रहा है अगर यह रेगिस्तानी है। दरअसल क्या है कि उत्तरी भाग से बहुत सारी नदियां, उत्तरी भाग से जैसे इधर से दजला नदी बहती थी, इधर फरात नदी बहती थी, उत्तरी भाग से बहुत सारी नदियां बहकर दक्षिणी भाग की तरफ आती थी। तो यहाँ रेत में यह अनेक धाराओं में बढ़ जाती थी, अनेक धाराओं में बढ़कर एक तरह से नहरों का निर्माण कर देती थी। ठीक है, तो यहाँ से यह अपने जो नहर या नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी बहा कर लेकर आती है। तो यहाँ पर एक उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र का भी निर्माण हो गया था, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर कृषि कार्य भी होता था दक्षिणी भाग में। और दक्षिणी भाग को सुमेरिया अक्कड़ कहते हैं, इसे बेबीलोनिया कहा जाता है, सुमेरिया अक्कड़ या बेबीलोनिया, और इसे असीरिया। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग रेगिस्तानी था, दक्षिणी भाग शहरी भी था और रेगिस्तानी भी था। कृषि कार्य भी होता था। कृषि कार्य इसलिए होता था कि उत्तर भाग से दजला फरात नदी या उसकी सहायक नदियां बहकर आती थी और रेगिस्तान में जब आती थी तो वह अनेक धाराओं में बढ़ जाती थी, जिससे नहरों का निर्माण होता था। और नहरें जो है वह क्या है, मतलब नहरें जो थी वह सिंचाई का काम देती थी, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती थी, जल उपलब्ध कराती थी और अपने साथ बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी बहाकर लेकर आती थी, जिससे कृषि कार्य भी होता था। तो यह है आपका यह मेसोपोटामिया की सभ्यता का मैंने प्रारूप आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और यह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी यह इराक गणराज्य का हिस्सा था। ठीक है, यह देखिए असीरिया इसे क्यों कहा गया है, दरअसल ये असीरियानियों के कब्जा के कारण इस उत्तरी भाग को असीरिया कहा जाता था और दक्षिणी भाग को सुमेरिया अक्कड़ कहा जाता था, जो बाद में इसे बेबीलोनिया भी कहा जाने लगा। सुमेरिया अक्कड़ कहा जाता था, बाद में इसी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है, यह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यहाँ पर जो नगरों का निर्माण हुआ था, नगरों का निर्माण कैसे हुआ अब मैं आप लोग बता दूं। परेशान आप थोड़ा सा भी नहीं होइएगा, क्योंकि मैं आप लोग को बढ़िया बेहतरीन नोट्स दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, जिसमें आप लोग को नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा अच्छी तरीके से। नगरों का निर्माण कैसे हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो मैंने कि अपने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है कि नगरों के निर्माण का प्रारंभ जो हुआ था वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। ठीक है, नगरों के निर्माण का विकास भी मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर नगरों का निर्माण 3000 बीसी में प्रारंभ हुआ। 3000 बीसी में प्रारंभ हुआ क्या, नगरों का निर्माण 3000 बीसी में नगरों के निर्माण, नगरों का विकास हुआ, नगरों का निर्माण प्रारंभ हुआ 3000 बीसी में। कुछ प्रमुख नगर मेसोपोटामिया की सभ्यता में थे जो बहुत ही चर्चा का केंद्र रहते हैं। एक नगर था उरूक, ठीक है, फिर आपका उर, ठीक है, फिर आपका मारी। यह 3 बड़े नगर थे, उरूक, उर और मारी, यह 3 बड़े नगर थे मेसोपोटामिया की सभ्यता के। ठीक है, जो उरूक नगर था यह बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ा नगर था, बृहत नगर की संज्ञा दिया जाता है इसे। ठीक है, उर नगर जो था थोड़ा सा कम डेवलपमेंट भी था और यहाँ पर उर नगर में जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो उर नगर में बहुत ही अच्छी नहीं थी। आगे मैं बताऊंगा, उर नगर में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, गलियां जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, उर नगर में। और मारी जो था यह राजधानी नगर था, मारी जो था यह राजधानी नगर था मारी। ठीक है, व्यापार का केंद्र था। यहाँ पर यहीं पर राजमहल मिला हुआ है, मारी नगर में ही राजमहल मिला हुआ है, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो यह बात इतना जान लीजिए कि नगरों का निर्माण 3000 बीसी में प्रारंभ हुआ। तो 3 प्रमुख नगर थे, उरूक, उर और मारी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में कृषि कार्य कैसे होता था, कृषि की क्या स्थिति थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में, कृषि। तो भाई कृषि की स्थिति आप लोगों ने देख लिया। मैंने जो हमने आप लोगों को बताया कि मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग को आपको असीरिया कहा जाता था, दक्षिणी भाग को आपका बेबीलोनिया, दक्षिणी भाग को सुमेरिया अक्कड़ कहा जाता था, इसे बेबीलोनिया भी कहा जाता था। और जो उत्तरी भाग से दजला और फरात निकलकर, फरात और दजला और फरात नदियां बहकर आती थी और उसकी सहायक नदियां बहकर आती थी, तो उत्तर से दक्षिणी बहकर आती थी। और दक्षिणी भाग जो था वह रेगिस्तानी था, तो रेगिस्तान में यह नदियां जो थी इनकी धाराएं कई भागों में बढ़ जाती थी, जिससे ये नहरों का निर्माण करती थी और अपने साथ बहुत सारी बारीक मिट्टी बहा कर लेकर आती थी, जिससे यह जो क्षेत्र है थोड़ा कृषि के लिए भी ज्यादा फायदेमंद हो गया। यहाँ पर कृषि कार्य भी होने लगा। तो दक्षिणी भाग जो था वह शहरीकृत था और रेगिस्तानी था और यहाँ पर कृषि कार्य भी होता था। ठीक है,
तो यहाँ पर वही बात है, कृषि कार्य कहाँ होता था, तो कृषि कार्य के लिए जो क्षेत्र था वह दक्षिणी भाग पर उन्नत कृषि होती थी। ठीक है। मेसोपोटामिया जो क्षेत्र था यहाँ पर स्टेपी घास का मैदान था, स्टेपी घास का मैदान विकसित था। अब जो भूगोल वाले होंगे उनको समझाना नहीं पड़ेगा, वो जानते होंगे या बाकी लोग भी जानते होंगे, सुने होंगे स्टेपी घास का मैदान। दरअसल क्या है, हर जगह हर जलवायु में कुछ ऐसे घास के मैदान हैं जो उस विशेष जलवायु में पनपते हैं, उगते हैं। ठीक है। जैसे यह प्रश्न आता है परीक्षा में, जैसे डाउन्स जो है कहाँ का घास का मैदान है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। स्टेपी जो घास का मैदान है वह एशिया और यूरोप में फैला हुआ घास का मैदान होता है। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। पंपास जो है अर्जेंटीना का फैला हुआ घास का मैदान है। ठीक है। इसी तरह से आपके घास के मैदान होते हैं। तो स्टेपी घास का जो मैदान होता है वह एशिया और यूरोप के घास का मैदान का प्रारूप है, स्टेपी घास का मैदान। तो स्टेपी घास का मैदान मेसोपोटामिया की सभ्यता में स्टेपी घास का मैदान था। ठीक है। स्टेपी घास के मैदान की वजह से यहाँ पर क्या है, कृषि कार्य होता था। ठीक है। कुल मिलाकर खाद्य संसाधन में प्रचुरता थी, खाद्य संसाधन का अभाव नहीं था, खाद्य संसाधन थे। ठीक है। और साथ ही साथ स्टेपी घास के मैदान की वजह से यहाँ पर कृषि तो होते थे, साथ ही साथ पशुपालन का भी विकास हुआ, क्योंकि आपको पता है जब घास का मैदान रहेगा तो पशुपालन का भी विकास होगा। तो पशुपालन का भी विकास यहाँ पर हुआ, क्योंकि घास पर जिंदा रहने वाले जीव जो थे उनकी बढ़ोतरी होने लगी, और फिर पशुपालन का भी विकास हुआ और कृषि का भी विकास हुआ। मतलब कृषि और पशुपालन की दृष्टि से मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वह समृद्ध थी। ठीक है। आगे देखेंगे औजार। मेसोपोटामिया की सभ्यता में औजार कैसा बनाया जाता था, यह प्रश्न आपका बीपीएससी पीजीटी में आया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में औजार क्या बनाया जाता था, तो देखिए मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में खाद्य संसाधन की तो प्रचुरता थी, मतलब कृषि कार्य होता था, लेकिन अभाव किसका था, खनिज संसाधन का अभाव था, ध्यान रखिएगा, खनिज संसाधन का मेसोपोटामिया की सभ्यता में खनिज संसाधन का अभाव था और खाद्य संसाधन की प्रचुरता थी। मतलब कृषि में मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग समृद्ध थे, लेकिन खनिज संसाधन का अभाव था। अब बताइए, खनिज संसाधन का जब अभाव रहेगा तो औजार कैसे बनाया जाएगा। ठीक है। तो औजार के लिए यह निर्यात करते थे। ठीक है। मतलब धातु का निर्यात होता था, धातु का आयात होता था। मतलब कहां से यह धातु मंगाते थे, जिसमें तांबा मंगाते थे, टीन मंगाते थे, जस्ता मंगाते थे। ठीक है। ये सब धातुएं मंगाते थे। कहां से मंगाते थे, तुर्की से। ठीक है। तुर्की, ईरान और खाड़ी देश से ये क्या मंगाते थे, धातु मंगाते थे, मतलब खनिज मंगाते थे। ठीक है। और उसके बाद यह औजार बनाते थे। इनका जो औजार होता था वह आपका किस धातु का होता था, कांसे का औजार होता था, कांसा का औजार होता था। यह आपका बीपीएससी पीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा था, कांसे का औजार होता था कि औजार किस धातु के थे, तो कांसे के औजार होते थे। ठीक है। परिवहन व्यवस्था कैसी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में, इसे देख लेते हैं। परिवहन व्यवस्था कैसी थी, परिवहन व्यवस्था मेसोपोटामिया की सभ्यता में कैसी थी, तो देखिए दजला और फरात नदियां जो थी ना, देखिए दो प्रकार की परिवहन व्यवस्था थी। एक था स्थल मार्ग। देखिए परिवहन व्यवस्था में आपको बता दूं, परिवहन व्यवस्था में एक मार्ग था इनका स्थल मार्ग मतलब सड़क की व्यवस्था। तो स्थल मार्ग जो था वह कच्ची ईंट का था। ठीक है। मतलब पक्की ईंट की सड़कें नहीं थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में, कच्ची ईंट की सड़कें थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंट की सड़कें थी। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो स्थल मार्ग जो था, परिवहन का साधन था, वह था
कच्ची, ठीक है, कच्ची ईंटों की सड़कें थी, मतलब कच्चे मार्ग थे, ठीक है। और दूसरा जो स्थल मार्ग के अलावा दूसरा जो परिवहन का साधन था वह क्या था, जल मार्ग, जल मार्ग, ठीक है। तो जल मार्ग के लिए फरात नदी, फरात नदी जो थी वह परिवहन का अच्छा केंद्र थी, परिवहन का अच्छा केंद्र थी। यहाँ पर फरात नदी के रास्ते बहुत सारे सामानों का आयात और निर्यात होता था, तुर्की से, ईरान से, इराक से आदि जो देश थे उनसे निर्यात होता था। मतलब फरात नदी परिवहन का अच्छा साधन थी, परिवहन के लिए विकसित साधन था फरात नदी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फरात नदी जो थी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी, विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी फरात नदी, ठीक है। आगे देखेंगे, एक जो चीज आप लोग को बताना हम चाहेंगे वह है ये है वारका शीर्ष। ये वारका शीर्ष क्या था, वारका शीर्ष जो मिला हुआ है यह पुरातत्विक खोज है वारका शीर्ष। दरअसल ये वारका शीर्ष जो है ना, यह महिला का सर है, एक स्त्री का यह सर है, पत्थर का सर बनाया गया है, मतलब पत्थर की मूर्ति है केवल सर की, ठीक है, धड़ नहीं है इसमें, केवल सर है। तो एक वारका शीर्ष जो है यह सफेद संगमरमर की, सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर की स्त्री की सिर है, स्त्री का सिर है सफेद संगमरमर का। जैसे मान लीजिए ये आपका स्त्री का ऐसे सर है, ठीक है, स्त्री का सर है सफेद संगमरमर का, ठीक है, इसे ही वारका शीर्ष बोलते हैं। तो प्रश्न आ जाता है कि वारका शीर्ष, वारका शीर्ष कहाँ से मिला है, तो ये जो स्त्री का सर मिला है संगमरमर का, यह किस नगर में मिला है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 नगर महत्वपूर्ण थे, उरूक, उर और मारी, 3 नगर महत्वपूर्ण थे। तो ये जो उरूक नगर है, उरूक नगर में ही सफेद संगमरमर का सिर मिला हुआ है, सफेद संगमरमर का जो सिर मिला हुआ है उरूक नगर में मिला है, जो स्त्री का सिर है, ठीक है। तो यह ध्यान में आप लोग रखिएगा। और इसे ही विद्वानों ने वारका शीर्ष कहा है, मतलब ये जो संरचना है इसको वारका शीर्ष कहा गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की कृषि एवं जलवायु। कृषि तो हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन अब थोड़ा सा बहुत ही विस्तार से हम लोग देखेंगे कि कृषि व्यवस्था कैसी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु, मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु, ठीक है। तो देखिए मेसोपोटामिया में जैसा कि हमने बताया भी था आप लोग को कि मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन का अभाव नहीं था, खाद्य संसाधन की प्रतियोगिता थी, खनिज संसाधन का अभाव था, ठीक है। तो कृषि की उन्नति मेसोपोटामिया की सभ्यता में बढ़ चढ़कर हुई थी। अब कृषि की उन्नति हुई क्यों थी, क्योंकि वहां पर दजला और फरात नदियां बहती थी। दजला फरात जो नदियां थी वह अपने साथ बहुत सारा बारीक मिट्टी बहा कर लेकर आती थी और उपजाऊ मिट्टी के मैदान का निर्माण करते थे, इसीलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में कृषि का विशेष विकास हुआ, ठीक है। तो रीजन क्या है, देखिए उपजाऊ मिट्टी का मैदान, उपजाऊ मिट्टी के मैदान का निर्माण, उपजाऊ मिट्टी के मैदान का निर्माण हुआ था।
अगर आप लोग को ऊट पटांग लग रहा है या क्या बोलते हैं लिखावट सही समझ नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग को पूरा नोट्स आप लोग को देने वाला हूँ, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में उपजाऊ मिट्टी के मैदान का निर्माण हुआ था, इसीलिए कृषि का विकास हुआ। उपजाऊ मिट्टी के मैदान का निर्माण हुआ था, और उपजाऊ मिट्टी के मैदान का निर्माण किसके द्वारा? दजला और फरात नदी के द्वारा। दजला और फरात नदी, दजला और फरात नदी के द्वारा उपजाऊ मिट्टी के मैदान का निर्माण हुआ, जिससे मेसोपोटामिया में कृषि का विकास हुआ। यहाँ का जो रेगिस्तानी भाग था, जैसा कि मैंने बताया, रेगिस्तानी भाग दक्षिण में था, मतलब दक्षिणी भाग जो था रेगिस्तानी था, और यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था, ठीक है। यहीं पर कृषि की जाती थी, यहाँ पर कृषि की जाती थी। जैसा कि हमने बताया था कि देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो भी नदियां बहकर आती थी वो उत्तरी भाग से आती थी, और दक्षिणी भाग में रेत के कारण, रेतीली भूमि होने के कारण, रेगिस्तानी भाग होने के कारण नदियां जो थी कई भागों में बढ़ जाती थी, वितरिका के निर्माण करती थी, नहरों का निर्माण करती थी, जिससे दक्षिणी भाग में सिंचाई की सुविधा जो थी वो अपने आप हो जाती थी, सिंचाई की सुविधा मिल गई, और वह नदियां जो थी अपने साथ बाहरी मिट्टी बहा कर लेकर आती थी, जिससे जो मिट्टी भी जो थी वो उपजाऊ बन गई, ठीक है। और इसीलिए दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि कार्य होता था, और सबसे ज्यादा पैदावार भी आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया में होता था। स्टेपी घास के मैदान होने के कारण, देखिए यहीं पर स्टेपी घास का मैदान था, स्टेपी घास का मैदान। तो हालांकि स्टेपी घास के मैदान जो है पूरे एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं, तो स्टेपी घास के मैदान होने के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ था, के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ था। क्षेत्र क्या था? उपजाऊ था। और क्या हुआ? पशुपालन का भी विकास हुआ, भेड़ बकरी आदि का पशुपालन हुआ। भाई उपजाऊ, जब कृषि कार्य होगा और जो मैदान अच्छे रहेंगे तो वहां पर घास पात उगेगा ही, घास का मैदान था, इसीलिए भेड़ बकरी आदि का पशुपालन होने लगा। भेड़ बकरियां स्टेपी के मैदान में पाली जाने लगी, भेड़ बकरी पाली जाने लगी, ठीक है। तो यह चीज आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। आइए एक बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ। उपजाऊ मिट्टी के मैदान के कारण दजला और फरात नदी के द्वारा यहाँ पर कृषि कार्य संभव हो पाया, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी के मैदान का निर्माण हुआ। रेगिस्तानी भाग जो था दक्षिण में था, प्रश्न ऐसे आ जाता है कि उसका उत्तरी भाग रेगिस्तानी है, दक्षिणी भाग रेगिस्तानी, तो दक्षिणी भाग जो था उसे सुमेरिया या कट कहते हैं, इसे बेबीलोनिया भी कहते हैं, और ये जो क्षेत्र था यह रेगिस्तानी था, यही तो कृषि कार्य होता था, और यही जो क्षेत्र था वह शहरीकृत था। और स्टेपी घास का मैदान जो है एशिया यूरोप की जगहों की विशेषता है। तो स्टेपी घास के मैदान के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ था, और यहाँ पर भेड़ बकरी आदि पाली जाती थी, ठीक है। मतलब पशुपालन का भी विकास यहाँ पर हुआ था, ठीक है। पूर्वोत्तर मैदानों में या पहाड़ों के ढालों पर भेड़ बकरी पाली जाती थी। अब मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों की बात करेंगे कि नगरों का विकास कैसे हुआ, ठीक है। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर कौन कौन से हैं? तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि नगरों का विकास कब हुआ। नगरों का विकास आपका 3000 बीसी में हुआ। 3000 बीसी का मतलब आज से लगभग कितना, लगभग 5000 वर्ष पहले यहाँ पर नगरों का विकास हुआ था। लेकिन छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ, ठीक है। तो नगरों का विकास हुआ, नगरों का प्रारंभ हुआ इस समय, ठीक है। कौन कौन से नगर का विकास हुआ था, कौन कौन से नगर थे मेसोपोटामिया की सभ्यता में महत्वपूर्ण? एक था उरू, एक उर, एक मारी। यह 3 बड़े नगर थे, और यही 3 प्रसिद्ध नगर थे। नगर तो बहुत सारा थे, लेकिन यही 3 आपके प्रसिद्ध नगर थे, उरू, उर
और मारी। तो इसे हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तीनों नगरों के बारे में प्रश्न आता है। उर क्या था, सबसे पहले हम उर देखेंगे, उर नगर। ठीक है, उर नगर जो था यह यहाँ पर नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। दरअसल ये जबरदस्ती का नगर था, मतलब यहाँ पर बहुत छोटा नगर था जहां पर कई सारे अभाव देखने को मिला था। तो यहाँ पर क्या था उर नगर में, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, नगर नियोजन पद्धति का अभाव। नगर नियोजन पद्धति का क्या था, अभाव देखा गया था। यहाँ पर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, मतलब उस हिसाब से जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े नगर थे, विशाल नगर थे, सुनियोजित नगर थे। नगर की जो सड़कें थी वह पक्की थी, ग्रिड प्रणाली थी, जो नगर में जो भवन थे, इमारत थे वह पक्के थे, 1 मंजिला 2 मंजिला भवन थे। और भवन में क्या बोलते कुएं के साथ मिले, भवन में सीढ़ियां थी, 2 मंजिला मकान था, खिड़की था, छत था, सब कुछ था ना। मतलब सुदृढ़ और सुनियोजित नगरीय व्यवस्था जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली है। लेकिन मेसोपोटामिया के जो नगर थे वहां पर जो भवन थे वह थोड़ा सा कम डेवलपमेंट थे, और उसमें भी कम डेवलपमेंट आपको उर नगर में देखने को मिलता है। तो उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव देखने को मिलता है। गलियां जो थी, बताइए, गलियां और सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ पर गलियां एवं सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी और सकरी थी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी और सकरी थी। बताइए, किसी नगर में अगर गलियां टेढ़ी मेढ़ी होगी, सकरी होगी, तो यही ना कहा जाएगा कि वहां पर नगर नियोजन सही नहीं है, जो नगर है, शहर है, ज्यादा विकसित नहीं है। ठीक है, तो यह सब व्यवस्था थी, यह सब दुर्गुण था। फिर उसके अलावा जल निकास प्रणाली भी सही नहीं थी। ठीक है, जल निकास प्रणाली भी यहाँ पर सही नहीं थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली भी सही नहीं थी, जल निकास प्रणाली का भी अभाव था। तो यह आपका उर नगर की विशेषता है, थोड़ा कम डेवलपमेंट था यहाँ पर। और उर नगर में अंधविश्वास भी था, अंधविश्वास कह सकते हैं या फिर विश्वास कह सकते हैं। उर नगर में क्या होता है, शकुन और अपशकुन पर ज्यादा बल दिया जाता था। मतलब घर बनाते समय वास्तुशास्त्र को का ध्यान में रखा जाता था। तो यह अच्छी चीज है, यह अंधविश्वास में नहीं आएगा, अच्छी चीज है कि उर नगर में घर बनाते समय, भवन निर्माण करते समय क्या किया जाता था, भवन निर्माण करते समय शकुन और अपशकुन का ध्यान में रखा जाता था। कुल मिलाकर वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन होता था। ठीक है, कि घर का सीढ़ी कहाँ होनी, वास्तुशास्त्र का मतलब क्या होता है कि सीढ़ी कहाँ होना चाहिए, छत कहाँ होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि घर का जो मुख्य दरवाजा है कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब बातें थी वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो उर के नगर के जो लोग थे वो घर बनाते समय शकुन या अपशकुन आदि का विचार रखते थे। ठीक है, हालांकि यह मैं शकुन अपशकुन का विचार का मतलब यह है कि उर नगर में क्या होता था, यह मान्यता थी कि जो घर की जो चौखट है ना, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, तो यह कई सारी मान्यताएं उर नगर में थी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यहाँ लिख देते हैं उर नगर में घर बनाते समय, ठीक है, शकुन और अपशकुन का ध्यान रखा जाता था। कुल मिलाकर वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन किया जाता था। ठीक है, तो यह आप लोगों ने उपनगर के बारे में ये सब देखें, चीजें आप लोगों ने ध्यान में रख दीजिए। ठीक है, मतलब प्रश्न आ सकता है कि किस नगर में घर बनाते समय शकुन अपशकुन का ध्यान रखा जाता था या विश्वास को मान्यता मिली थी। उरनगर में, उरनगर जो था कम डेवलपमेंट था। यहाँ पर गलियां जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी, सकरी थी, नगर नियोजन पद्धति का अभाव देखने को मिला है, जन विकास प्रणाली भी वहाँ उरनगर में सही नहीं थी। तो ये सब थोड़ा सा कमियां उरनगर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम मारी नगर के बारे में देखें। मारी नगर क्या था?
देखिए सबसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में जितने भी नगर थे उसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो था वो मारी नगर में था। मारी नगर किस देखिए फरात नदी के किनारे आपका मारी नगर था। फरात नदी के किनारे आपका मारी नगर था। मारी नगर जो था यहाँ पर यह एक तरह से राजधानी था। यह राजधानी नगर है मारी, ठीक है। जैसे आज का मुंबई और दिल्ली है उस हिसाब से मारी नगर था, ठीक है। यह मारी नगर क्या था? यह एक राजधानी नगर था और यह फरात नदी की उर्ध्व धारा में स्थित था। कुल मिलाकर फरात नदी के किनारे यह मारी नगर था, जहाँ से जो एक राजधानी नगर के रूप में डेवलपमेंट था। यहाँ से क्या चीजें मिली हैं? यहाँ से राजमहल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर राजा का राजमहल मिला है, ठीक है। यहाँ पर मंदिर की संरचना मिली है, ठीक है। यहाँ पर मंदिर का भी साक्ष्य आपका मिला है। एक मंदिर भी यहाँ पर मंदिर का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ से मिली हैं। अब यह प्रश्न आ सकता है कि राजमहल कहाँ से मिला है? तो यह मारी नगर में राजमहल मिला है। मारी किस नदी के किनारे है? तो मारी फरात नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मारी में मंदिर के भी साक्ष्य मिले हैं और यह एक राजधानी नगर है। ज्यादा डेवलपमेंट यहीं पर था, मारी में ही था, ठीक है। तो यह सब चीजें ध्यान में रखिएगा। उरुक, उर और मारी केवल 3 महत्वपूर्ण नगर मेसोपोटामिया की सभ्यता से थे, ठीक है। उरुक, उर और मारी। अब उरुक नगर के बारे में देखें। उरुक नगर, उरुक नगर भी सामान्यतः यहाँ से क्या मिला है? वार का शीर्ष मिला है। वार का शीर्ष मतलब संगमरमर की स्त्री की मूर्ति मिली है, वो भी केवल सर मिला है, धड़ नहीं मिला है। तो उरुक नगर भी अपने आप में विशेष है। तो उरुक, उर और मारी 3 महत्वपूर्ण नगर थे मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपका पूरा कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। पूरा लेक्चर्स, यह मैं ऐसा बात नहीं कि यह मैं थोड़ी दे रहा हूँ। ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आपको नहीं दूंगा। मैं इसी का जो हैंड रिटेन नोट्स है वह मैं आप लोग को दूंगा। इसी का जो पीपीटी नोट्स है वह मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, वन लाइनर सीरीज भी मिलेगी। तो जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे और पूरी की पूरी मटेरियल हम आपको देंगे। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग।